हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूपीटेट 2020 की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षा शास्त्र के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षा शास्त्र के बारे में, ईवीएस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये सीरीज़ टेट एस्पिरेंट्स के लिए, सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए। और ये जो मेरी सीरीज़ होगी ये होगी एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़। सबसे पहले मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर यूपीटेट 2020 के लिए, जो कि दिसंबर में शायद हो एग्ज़ाम इसका, तो आप अपनी अभी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना होगा। उसके बाद हमें अपने कॉम्प्लेक्स साइड को खोलना होगा। सबसे पहले हमें अपना बेसिक चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो एनसीईआरटी एक बेसिक चीज़ ही है। सबसे पहले एनसीईआरटी एक बेसिक लर्निंग है। आपको कहीं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा। तो ये मेरी सीरीज़ एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं ईवीएस के पर्यावरणीय अध्ययन के चैप्टर 15 के बारे में बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी चाहिए, इजी चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि इजी चीज़ें तो आप वैसे भी कर ही लेंगे, सबसे पहले हमें अपने फोकस जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ें पे लगाना चाहिए। मतलब ये जो चैप्टर होने वाला है, खेलकूद भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य, ये बहुत ही वाइड चैप्टर होने वाला है, बहुत ही वास्ट चैप्टर होने वाला है। इसमें 4-5 वीडियो पार्ट लगेंगे इसके पूरे चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि छोटी छोटी वीडियोस में ही हम पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो जाएंगी तो हम बोर हो जाएंगे, इंटरेस्ट खो देंगे हम चैप्टर को लेकर। इसलिए हमें छोटी छोटी वीडियोस में ही ये वाला चैप्टर पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि सबसे पहले हम लास्ट से शुरुआत करेंगे, फिर हम आएंगे फर्स्ट चैप्टर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेट में बहुत ही बेसिक पूछा जाता है और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में यही होने वाला है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूँ आपको। खेलकूद से तात्पर्य है, पर्याय ये है कि खेलकूद कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं खेल, और कौन कौन से खेलों से कौन जुड़ा हुआ है। दीपक करमाकर जैसे हैं, और जिम्नास्टिक है, कोई धनुर्धारी है, कौन कौन से नाम हैं उनके, इन सब को बताया गया है। उसके बाद भारतीय इतिहास की झलक में हम प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ेंगे, मिडिवल एज मध्यकालीन भारत के बारे में, मॉडर्न एज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। अकबर के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता आदि के बारे में ये सब पढ़ा जाएगा। विश्व परिदृश्य के अंतर्गत आते हैं विश्व के महासागर, सागर, विश्व के दिवस आदि आते हैं। विश्व के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं खेल के बारे में। खेल जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, सबसे पहला होता है, ये बेसिक है आपको खेल के बारे में जैसे आप पढ़ना जा रहे हैं। तो सबसे पहले खेल होते कितने प्रकार के होते हैं। परीक्षात्मक खेल जो होता है वो होता है, उसके अंतर्गत आते हैं अलट पलट करके देखना, जो ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा करते हैं। खिलौनों से खेलना, उनके ऐसे करके उलट पलट करके खेलना नहीं होता है बेसिकली, वो उलट पलट करके देखते हैं, परीक्षण करते हैं उस चीज़ का। सेकंड होता है गतिशील खेल, जिसमें गति मतलब मोशन आए, जिसमें उछल कूद करना, भाग दौड़ करना, कुश्ती, क्रिकेट, पोलो खेलना। इन खेलों से क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है। अब आगे चलते हैं। रचनात्मक खेल क्या होते हैं। ये खेल जो होते हैं, क्रिएटिव जो खेल होते हैं, वो बालक का विभिन्न तरीके की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी के टीले चीज़ें बनाना, रेत के टीले बनाना, चीज़ें बनाना आदि क्रिएटिव काम करते हैं। सामूहिक या सामूहिक ग्रुप में कर सकते हैं या अकेले भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक खेल कौन से होते हैं, जिसमें हमारा दिमाग लगता है, बालक की बुद्धि का विकास होता है, जैसे शतरंज है, पहेलियाँ बूझना है, जिसमें उसमें दिमाग यूज़ हो रहा है, कैरम है आदि। अब आगे चलते हैं। रोमांचकारी खेल कौन से होते हैं। ये जो खेल होते हैं ये पारंपरिक खेलों से जो हैं हटकर होते हैं। इनमें बहुत आनंद आता है और डर भी लगता है, क्योंकि ये एडवेंचरस गेम्स होते हैं, रोमांचकारी खेल होते हैं। ये होते हैं रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, पर्वतारोहण और बंजी जंपिंग। ये आप लोगों ने शायद इनमें से कोई गेम का आनंद लिया होगा। रोमांचकारी खेल, एडवेंचरस खेल जो कि हिल स्टेशंस पे ज़्यादा होते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है, जैसे पहाड़ी ऊंची जगह से पंखों की मदद से उड़ना। स्कीइंग होता है जो बर्फ़ पे होती है। पर्वतारोहण, पहाड़ों पर चढ़ना। बंजी जंपिंग मतलब होता है ऊंचे पुल जगह से रस्सी बांध कर नीचे उतरना, कूदना, ये सब होता है। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं।
अब देखिए इसमें बताया गया है सिंपल जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें टेट में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही पूछा जाता है, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, तो हमें पॉइंट्स याद रखने चाहिए। अब ये देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँची चोटी है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माता कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने रेड पेन से ये मार्क कर रखा है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, सर एडमंड हिलेरी थे, न्यूजीलैंड के थे वो, और शिरप्पा तेंजई भारत की थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये दोनों। कब चढ़े थे, 1953 में। इनका नाम क्या था, सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और शिरप्पा तेंजई जो कि भारत की थी। अब आगे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जुनुको तेबई जापान की थी, जो वो पहली महिला थी चढ़ने वाली। ये पहली महिला थी चढ़ने वाली। पहले दो जो थे वो दो मैन थे चढ़ने वाले, अब आदमी थे चढ़ने वाले। अब इसमें ये पहली महिला का नाम थी जुनुको तेबई जो कि जापान की थी, जो कब चढ़ी थी, 1975 में। पहली भारतीय महिला कौन थी, इनका नाम भी याद रखने के लिए है, बछेंद्री पाल। 1984 में ये चढ़ी थी, इस शिखर पर चढ़ी थी। ये जो एक्चुअली में क्या होता है, पर्वतारोहण होता है, एक सामूहिक क्रिया होती है। इनमें एक होता है ग्रुप लीडर, जिसका काम होता है ग्रुप के पीछे चलना और ग्रुप के सदस्यों का सामान उठाने में मदद करना, ऐसा सब होता है। ग्रुप में थक जाने वाले को लिए रुकने के लिए कहना, सदस्य जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल करना, ये ग्रुप का लीडर करता है। खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये सब होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है ये। अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। ये 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। जुनुको तेबई जो पहली महिला थी जापान की, जुनुको तेबई। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और शिरप्पा तेंजई जो भारत के थे, 1953 में चढ़े थे ये। आई होप सो आपको याद हो गया होगा। एक दो बार आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा सब कुछ। अब चलते देखते हैं भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। दीपिका कुमारी जो हैं, ये पूछ लिया जाता है कि दीपिका कुमारी जो हैं, टेट में पूछ लिया जाता है कि दीपिका कुमारी किस खेल से एसोसिएटेड थी, तो सब नाम है उनका धनुर्धारी थी ये। सानिया नेहवाल ये सबको पता होगा, बैडमिंटन से। मिताली राज भी पता होगा, क्रिकेटर हैं ये। पीटी उषा कौन, एथलीट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हैं, वेट लिफ्टिंग से हैं ये एसोसिएटेड। दीपा करमारकर हैं, जिम्नास्टिक। जोशना चिनप्पा हैं, स्क्वैश से। पोलोमी घटक हैं, टेबल टेनिस से। बुला चौधरी हैं, तैराकी से। द्रोणावली हरिका हैं, शतरंज से। अब जैसे आप लोगों को ये सब चीज़ें, दीपिका कुमारी भी याद होगा आप लोगों को, धनुर्धारी हैं। साइना नेहवाल के बारे में भी पता होगा, मिताली राज के बारे में भी पता होगा, और पीटी उषा के भी बारे में पता होगा। ये अब कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। ट्रिक्स जो होती हैं वो अपने आप ही बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स आप अपने आप बनाएंगे तो आपको ही अपने आप याद होगी। मैं अगर आपको ट्रिक बना के बता दूं तो आपको उतनी इफेक्टिव नहीं करेगी वो, जितनी आप खुद बना के करेंगे। अब आगे चलते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, दीपिका करमारकर ये सब। भारतीय इतिहास की झलक पढ़ते हैं। अब खेलकूद के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, भारतीय इतिहास की झलक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इनका जो काल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। यह सभ्यता जो थी सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ये सभ्यता जो थी ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अगर आपने मेरे NCERT के वीडियोज़ देखे होंगे जो क्लास 6 के हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डीप नॉलेज दिए गई है। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब देखिए क्या होता है, इसके बहुत अनेक नाम थे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए मेरे चैप्टर 6 के वीडियोस देखिएगा, हिस्ट्री के, NCERT बेस्ड हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने उसमें। ये था। अब हड़प्पा नाम भी दिया गया था क्योंकि हड़प्पा ही स्थल था जहाँ से खुदाई शुरू हुई थी, ये था। अब लोथल, इसमें टेट में क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है इसलिए शॉर्ट में ही पढ़ना है इसको। प्रमुख बंदरगाह क्या था इसका, लोथल। अब इसमें पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और इसमें प्रमुख बंदरगाह क्या था, लोथल था। अब आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये विकसित हुई थी। आर्यों की सभ्यता थी। इसकी रचनाएँ हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद मैं बता दूँ आपको सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड है। इसमें बहुत सब कुछ है, इसमें ऋषियों के द्वारा ये वेदों का अध्ययन बताया गया है, विभिन्न तरीके की प्रार्थनाएं हैं, सूक्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऋग्वेद देखिए इसमें लिखा है
ऋग्वेद भारतीय इतिहास का प्रमुख व पहला ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद भी इसी काल में लिखे गए थे। 108 उपनिषद लिखे गए थे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर लिखा गया वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें ही लिखी हुई हैं मैंने सीरीज़ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर लिखा गया जो वाक्य है वो है मुंडक सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, जो कि अब नेपाल में है, कपिलवस्तु में। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में यूपी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें गया में। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता दूं कि इन्होंने अपना गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। उसके बाद 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में, बिहार में। इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म और संघ। और जो इनके विभिन्न तरीके के उपदेश भी देते थे। इनका पहला शिष्य का नाम था आनंद, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आनंद के कहने पर ही इन्होंने महिलाओं को भी अपने धर्म में लेना, शरण देनी शुरू कर दी। और ये बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत अच्छे बताए थे बातें वगैरह। और इनके जो बौद्ध धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं वो हीनयान और महायान में अलग अलग हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए 4 आर्य सत्य हैं इसके। दुख का कारण, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख दूर करने का मार्ग। 8 मार्ग दिए थे, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, तब भी ये इंपॉर्टेंट है कि 4 आर्य सत्य दिए थे। दुख का कारण, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख दूर करने का मार्ग कहते हैं। 8 मार्ग दिए थे, अष्टांगिक मार्ग जिन्हें कहा जाता था। संप्रदाय जैसे कि मैंने आपको बताया था हीनयान और महायान में थे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे हीनयान वाले, और महायान वाले देवता मानते थे बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। ये जो मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, ये भी मैंने चैप्टर 6 हिस्ट्री में पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इनके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अगर आपको ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वीडियोज़ में जा सकते हैं। अब आगे इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। परंतु वास्तविक संस्थापक जो थे वो भगवान महावीर कहते हैं। ये 24वें तीर्थकर थे। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। जन्म और मृत्यु के बारे में लिखा है कि जन्म होता है इनका 540 ईसा पूर्व में वैशाली में, बिहार में। 468 ईसा पूर्व पावक, बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। त्रिरत्न है ये सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है सत्य, इसमें सम्यक का मतलब होता है सत्य। महाव्रत थे 5 सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य। अब देखिए आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं जैन धर्म को, तो आप बौद्ध धर्म के साथ डिफ्रेंशिएट करके पढ़ सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। जन्म और मृत्यु डिफ्रेंशिएट करके पढ़ सकते हैं। त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म और संघ, और इनके थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महाव्रत इनके 5 थे, और उनके महाव्रत भी थे 4, जो कि अष्टांगिक मार्ग भी बताया गया है के बारे में पढ़ते हैं। जो जैन धर्म के संप्रदाय थे वो 2 विभिन्न भागों में बटे थे, जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का होता है वस्त्र धारण नहीं करते थे ये लोग, ऐसे होते थे जैन धर्म के लोग। श्वेतांबर जो होते थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। अब तीर्थकर जो थे, फर्स्ट जो थे ऋषभ देव, आदिनाथ भी जिन्हें कहा जाता था, वो थे संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे वो भगवान महावीर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो 24वें तीर्थकर थे। अब आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए हमने पढ़ लिया सब कुछ, आगे उसके बारे में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये इतिहास के अंदर ही आता है, इतिहास की झलक जो पार्ट दिया हुआ था चैप्टर में नाम, उसी के अंतर्गत आता है मौर्य साम्राज्य। अब देखिए इसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी। इसके प्रसिद्ध राजा कौन थे? अशोक थे। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टेट में सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ही सब लिखा हुआ है इसमें नोट्स में। तो स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके प्रसिद्ध राजा कौन थे? अशोक। चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना करी थी। अब चंद्रगुप्त ने जो स्थापना करी थी वो चाणक्य की मदद से करी थी। नंद वंश के जो राजा थे घनानंद को हरा कर करी थी। ये तो आप लोगों को पता ही होगी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसी थी, और सबसे बड़ा साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था ये। तो इसके प्रसिद्ध राजा थे अशोक। अशोक ने क्या करा था? श्रीनगर की स्थापना करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। ये टैट में पूछा जा सकता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने, महान राजा था मौर्य साम्राज्य का। अब अशोक ने क्या करा था? कलिंग युद्ध के बाद
अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। भारी जन की हानि को देखकर उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। धम्म नीति नैतिक विचारों का संग्रह की शुरुआत की थी। उनके प्रचार के लिए अभिलेख लिखवाए थे और जगह जगह जो थे अपने अभिलेखों का प्रचार करवाया था लोगों के द्वारा कि वो लोग अच्छा सिंपल लाइफ जिएं, ज़्यादा लड़ाई ना करें और नैतिक विचारों का संग्रह करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहनों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है और कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। ये भी एक मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही बताएं कि सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था अशोक। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद लड़ना छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके बाद अपने अभिलेखों से उसने अपने विचारों को फैलाया था। उसके बाद पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहनों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। उसके बाद कनिष्क जो थे कुषाण वंश का महान शासक था। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। इसका वास्तविक संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के साथ सबसे अधिक विस्तार उसके समय सबसे अधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत ही महान शासक थे ये भी गुप्त साम्राज्य के टाइम के। और मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा में कि आपने अगर मेरे वीडियोस पढ़े होंगे 6th क्लास के NCERT के, तो मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त की जो जिन पे प्रशस्ति है वो लिखी थी हरिशेन ने। प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहा जाता है उनकी प्रशंसा में लिखी थी क्योंकि वो बहुत ही महान राजा थे। तो सबसे पहले उनके ही टाइम पर प्रशस्ति लिखना शुरू करी गई थी। 1900 साल पहले या शायद 1700 साल पहले लिखना शुरू करी गई थी। और उसके बाद फिर उनकी प्रशस्ति और वो इलाहाबाद अभिलेख भी करते क्योंकि स्तंभ पे गढ़ी गई थी उनकी जो प्रशस्ति थी ये था। अब पढ़ते हैं इसी के अंदर गुप्त साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। इनके काल में कला और साहित्य का विकास हुआ था। 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। महरौली दिल्ली का लौह स्तंभ इसी के समय बनवाया गया था। जो आयरन पिलर है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है वो इसी के टाइम पे बनवाया गया था। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इन्हीं के समय में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त साम्राज्य का ही एक राजा था। ठीक है, मंदिर कला का बहुत निर्माण हुआ था गुप्त साम्राज्य में। कला और साहित्य के बहुत ही बड़े प्रेमी थे गुप्त साम्राज्य के लोग। अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं हर्षवर्धन के समय क्या हुआ। हर्षवर्धन के समय क्या आया था? चीनी यात्री हेन स्वयं भारत आया था। अब ये लिख दीजिए चीनी यात्री आते हैं। ये सब साम्राज्य के अंदर देखने आते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे और कैसे शासन चलाया जा रहा है, इन सब के बारे में पता होता था। अभी इस वीडियो में एक एक पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट है और ये टेट में पूछा जाता है। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान थे। चौहान वंश के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर में 1025 में हुआ था। ये आक्रमण गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो महमूद गजनवी के साथ जो ये इन्होंने 17 बार आक्रमण करा वो अल बरूनी जो था उनके साथ ही भारत आया था। ये सब आते थे अरब से, लोग आते थे ये लोग, महमूद गजनवी और अल बरूनी। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध शोर मंदिरों, रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। जैसे कि मैंने बताया एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर पॉइंट से। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अगर ज़्यादा थ्योरी आपके काम आने वाली होगी तो मैं वो भी लिखूँगी। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें ही हैं इसमें जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं टेट के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। चोल शासक जो थे राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने, आपको पता भी होगा ये कि कहते हैं श्रीलंका को सबसे बाद में आज़ादी मिली थी। जो हमारा भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में आज़ादी मिली थी हमारी श्रीलंका को। अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में आते हैं हम। अब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। अब पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करा था। इनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा साम्राज्य सौंपा था। मोहम्मद गौरी ने जो था वो अपने गुलाम को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही पूरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। ये बहुत ही दास और सिंपल व्यक्ति थे। इन्हें लाख पक्ष भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही अपनी पैसे को लौटाते थे और मतलब ज़्यादा उन्हें मोह माया नहीं
दी। आगे बढ़ते हैं। अब ये इस स्थापना के क्रम में लिखा गया है कि सबसे पहले गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर हुआ, फिर उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश सबसे एंड में था। अब आगे पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। लाक्षपक्ष कहते थे, राजधानी थी इनकी लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, इन्होंने बनवाया नहीं था लेकिन नींव रखी थी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये पूछा जा सकता है कि किसकी याद में, तो कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। मृत्यु कब हुई थी इनकी? चौगान खेलते खेलते, पोलो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। इनकी राजधानी थी दिल्ली, इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन भी इनकी दिल्ली थी। सिक्के चलवाए इन्होंने, सब जो इंपॉर्टेंट काम करवाए हैं इन लोगों ने अपने काल में, वही सिर्फ इसमें मेंशन करे गए हैं। सिक्के चलवाए इन लोगों ने, चांदी का टंका और तांबे के जीतल नामक के सिक्के चलवाए। कुतुब मीनार को पूरा इन्होंने करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। रजिया जो थी भारत की प्रथम महिला शासक थी, मुस्लिम महिला शासक थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछा जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक नहीं, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। अब क्या होता है, हम उस टाइम पे भी बहुत लोगों को दिक्कत होती थी कि लोग एक औरत कैसे रानी बन गई और उसने कैसे साम्राज्य चला रही है, तो उसको उन्हें फिर क्या करना पड़ा, इन्हें फिर राज्य छोड़ना पड़ा। जबकि इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी शासक बनने की, लेकिन एक औरत होने के नाते इन्हें अपना जो साम्राज्य है वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक उस टाइम पे लोगों को मंजूर नहीं था कि एक औरत के शासक में वो रहें। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। बलबन के बारे में, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी इन्होंने। सिजदा और पाबोज प्रथा की शुरुआत करी थी इन बलबन ने। सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी इन्होंने और सिजदा और पाबोज की नीति शुरुआत की थी। और ईरानी नववर्ष त्योहार जो नौरोज होता है उसकी शुरुआत की थी इन्होंने बलबन ने। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, खिलजी वंश में गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट शासक थे, इल्तुतमिश थे, रजिया थी और बलबन थे। ये इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ही मेंशन करा गया है। खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अब हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इन्होंने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत भी की थी, इंपॉर्टेंट है ये। मलिक कफूर सेनापति जो थे इनके, वो तेलंगाना राजा प्रताप रुद्रदेव से इन्होंने कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनके सेनापति का नाम था वो था मलिक कफूर, जो तेलंगाना राजा प्रताप रुद्रदेव से इन्होंने कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की थी। कोहिनूर हीरा अपने पास ले लिया था। सिरी नामक किला बनवाया था इनने दिल्ली में और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ये भी है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही छोटी है, ये आपको पता होगा, आगे भी और इसमें पार्ट्स हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही वाइड है, बहुत ही वास्ट है। इसमें बहुत कुछ है, इतिहास, विश्व के बारे में, खेलकूद के बारे में, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही वास्ट है। छोटी छोटी वीडियोस करके मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।